चलो मिट्टियों तक देख लो। किसी की दिक्कत तो नहीं है मिट्टी टॉपिक तक? मिट्टियों तक हो चुका था। एक बार थोड़ा रिवीजन कर लो मिट्टियों का। इससे पहले क्लास में जो भी हम पढ़े थे मिट्टियों के बारे में उसको एक बार पूछ लेता हूं, ठीक है? चलो भारत में देख लो कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कितना? 8 प्रकार का। जिसमें से फसल करने योग्य, फसलों के लिए योग्य कितने हैं? 4। बताओ कौन कौन सी 4 है? पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा दूसरा कौन सा? लाल मिट्टी लिखे थे ना। लाल के बाद काली मिट्टी, काली के बाद लेटेराइट, लेटेराइट के बाद, लेकिन उसमें आ जाएगा ना 4 तो ये हो गया अपना। जो कृषि करने योग्य नहीं है वो कितना होता है? 4। पहला, जोर से बोलो, पर्वतीय, दूसरा मरुस्थली, तीसरा लवणी या ज्वारी, और लास्ट में पीट या दलदली। यही है ना? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बताओ? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा जल धारण? काली मिट्टी। सबसे अधिक ह्यूमस की मात्रा? दलदली मिट्टी। मरु अवस्था में मरुस्थली मिट्टी, कौन सा रहेगा? मरुस्थली मिट्टी। ज्वालामुखी से निर्मित और लौह अयस्क की चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनेगा? लाल मिट्टी। सबसे अगर मान लो अधिक मात्रा में बारिश होता है उधर, लेटेराइट मिट्टी। बारिश वाले इलाके में लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन सा? बांगर और खादर पढ़े थे क्या? खादर और बांगर था। खादर का मतलब नदियों के एकदम करीब में होगा उसको क्या बोलेंगे? खादर। और नदियों से दूर है उसको बांगर बोलते हैं, ठीक है? आ रहा समझ में? दोनों में से किसमें ह्यूमस ज्यादा रहेगा? खादर वाले में, क्योंकि खादर का मतलब ही खाद की मात्रा। किसकी मात्रा? खाद की मात्रा वाला रहता है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक लाल मिट्टी, कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। महाराष्ट्र में क्यों वहां काली मिट्टी ही पाया जाता है? क्योंकि उसी के करीब से क्या निकला था? ज्वालामुखी, अरब सागर से। इसलिए वहां सबसे अधिक कौन सी मिट्टी रहता है? काली मिट्टी। पश्चिमी तटीय मैदान या मालाबार तट में कौन सी मिट्टी? क्वेश्चन समझ आ रहा है? लेटेराइट। सिलांग पठार में भी लेटेराइट पाया जाता है। अच्छा, लेटेराइट का निर्माण कौन सी प्रक्रिया से होता है? निच्छालन में ऊपर में क्या बनता है? रेत। ऊपर में क्या रहता है? रेत रेत रहता है। लेटेराइट मिट्टी से ही क्या बनाया जाता है? ईंटों का निर्माण। बाकी मकान तो बाद बनाएंगे ही। ईंट और मकान बोलते हैं, ईंट मेन बनाते हैं, इसलिए इसको भवन निर्माण मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिट्टियों का लाल रंग किसके वजह से? आयरन ऑक्साइड। किसके कारण? और काला रंग फेरिक टाइटेनियम। राजस्थान में कौन सी मिट्टी? मरुस्थली मिट्टी। और डेल्टाई क्षेत्रों में दलदली मिट्टी। जो डेल्टाई इलाका में क्या होता है? दलदली। कच्छ के रण में खारा मिट्टी होता है ना, लवड़ी मिट्टी बोलते हैं अपन। आ रहा बात समझ में? है ना? चीका की मात्रा सबसे अधिक। चीका के कारण होता क्या है? चिपचिपापन हो जाता है। चीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्ले। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो कभी क्ले कभी चीका, दोनों देता है। कपासी मिट्टी किसको बोलते हैं? काली मिट्टी क्या बोलेंगे? कपासी मिट्टी बोलते हैं। आ रहा समझ में? क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे अधिक मिट्टी, और सबसे टॉप में जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसकी अधिकता होता है? जलोढ़ मिट्टी में तत्व, वो तत्व है ह्यूमस तत्व है चूना और पोटेशियम। किस क्या चीज पाया जाएगा? चूना और क्या रहता है? पोटेशियम। आ रहा समझ में? हाँ कि नहीं? तो ये सब क्वेश्चन से। अच्छा, ये जो 8 भागों में बांटा गया मिट्टी को, उसको किसने बांटा है? कौन सा केंद्र है?
लिखोगे ना, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, इन्हीं के आधार पर ही कितने भागों में बटा है। मिट्टियों में जो लेयर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, होराइजन। कुल कितने होराइजन, 5। किसमें चट्टान होता है, होराइजन कंकड़ पत्थर, होराइजन सी। पेड़ पौधे की जड़ें, पेड़ पौधे की जड़ बी में है, बी में है ना जड़ वगैरह, पक्का। खेती किसानी किसमें करते हैं, होराइजन। पेड़ पौधों के जो भी अवशेष है किसमें सड़ गल के रहते हैं, होराइजन ओ में। ह्यूमस की मात्रा जिसमें होता है, आ रहा समझ में। घरों का जो कॉलम होता है वो कहां तक जाता है, होराइजन। होराइजन आर का मतलब, आर मतलब रॉक, रॉक मतलब चट्टान अपन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो जितना क्वेश्चन बनने लायक था मिट्टी से पूछ लिया हूं, आ रहा समझ में। चलो आज हम नया चीज चालू करेंगे जिसके बारे में क्या रहेगा, जलवायु। जलवायु से देख लो जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बस अच्छे से समझ लो जो मैं बता रहा हूं। लिखना वगैरह किसी का नहीं है, केवल आपको सामने ध्यान देना है। नोट्स वगैरह रेडी कर रहे हो घर में, ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ठीक है, बना रहे हो ना। क्या चेक करने में थोड़ा उतना समय रहता नहीं, कॉपी चेक करें। अब वो उम्र नहीं है आप लोगों का जो कॉपी चेक कराओगे आप लोग, समझ में आ रहा है। पहली दूसरी पांचवी 10वीं तक समझ में आता है कि जा जा कॉपी चेक करते थे। अभी आप लोग दूसरा कॉपी चेक करने के लायक हो, ठीक नहीं, आ रहा समझ में। तो अपना कॉपी बनाओगे ही ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाओ। और वही चीज आपका देखो, एक बार नोट्स बनाओगे वो सबके लिए काम आएगा। सबके लिए मतलब आपके परिवार वाले के लिए, ठीक है। जैसे आपके परिवार में और कोई पढ़ने वाला रहेगा तो उसको बता पाओगे ना कि मैं ये पढ़ा था, इसको पढ़ो ऐसा करके। इसलिए आपको बनाना जरूरी भी है और अपने लिए भी करना है वो चीज, समझ में आ रहा है। तो पहले तो अपने आप को सफल बनाना है, उसके बाद उसी की मदद से और लोगों को भी बनाना है, तब आपका मेन कर्तव्य पूरा होता है। आ रहा समझ में। चलो तो जलवायु से देख लो, जलवायु का मतलब क्या होता है। जैसे कि जलवायु एक ऐसा चीज है जो किसी भी भूभाग के क्षेत्र की स्थिति को बताता है कि यहाँ कब गर्मी होगा, कब ठंडी होगा, कब बारिश होगा। तो इस प्रकार के चीजों को हम डिसाइड करते हैं क्लाइमेट से। क्लाइमेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलवायु, क्या बोलेंगे। तो भारत का जो क्लाइमेट का पोजीशन क्या है, भारत की जलवायु कैसी है, उसको समझने के लिए कुछ कुछ चीजों का अध्ययन करना होता है, ताकि भारत की परिस्थिति आप समझ पाओगे कि कौन से माह में किस टाइप का माहौल अपने यहाँ पाया जाता है। आया समझ में। तो सबसे पहले हम बात करें जलवायु है क्या चीज। तो ऐसी वायु जिसमें जल की मात्रा उपस्थित हो, किसकी मात्रा, तो उसी को हम जलवायु बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जल की मात्रा क्या होना चाहिए, उपस्थित, तो जलवायु कहलाएगा, हाँ कि नहीं। क्योंकि जलवायु का पूरा नाम ही होता है जिसमें ऐसी वायु जिसमें जल की मात्रा उपस्थित होता है या जिसमें नमी पाया जाता है, उसी को हम जलवायु बोलते हैं। जिसके कारण वर्षा होती है, क्या होती है, मतलब ऐसी हवा जिसमें मान लो नमी आ गया तो वो जो हवा जल बूंदों के रूप में बदल जाता है। हवा किस रूप में बदल जाता है, जल बूंद के रूप में चेंज होगा और वही बारिश के रूप में आगे बढ़ता है। आया समझ में। तो हवाओं को कुल मिला के क्या चीज की आवश्यकता होता है, नमी की। और वो नमी कैसे ग्रहण करता है, तो यदि वो किसी भी सागर से, महासागर के ऊपर से बहता है तो क्या होता है, पूरा महासागरों में धूप पड़ता है तो वहां का जो पानी भाप बनकर उड़ते रहता है। वही जो भाप बनकर ऊपर उड़ रहा है उसको हवा अपने में ग्रहण कर लेता है, समझ आ रहा है। और हवा को अपने में ग्रहण कर लेगा और लंबे समय तक वो चलते रहता है, तो उसको हम बोलते हैं नमी युक्त वायु। क्या बोलेंगे। तो नमी युक्त वायु कैसे बनता है, तो कोई भी समुद्र या महासागर के ऊपर से कुछ हवा चल रहा है तो वहां से वो नमी ग्रहण कर लेगा, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ रहा होता है उस समय। आया समझ। अब वो कहां पास उस नमी को छोड़ेगा, तो उसको यदि कुछ ऊंचा स्थान मिल गया कि हवा जैसे चढ़ते चढ़ते मान लो पहाड़ों में चढ़ रहा है, तो पहाड़ों में चढ़ते जाएंगे तो ऊपर में उसका तापमान कम होते जाएगा, टेम्परेचर क्या होते जाता है, कम। और तापमान कम होते जाएगा तो जो हवा नमी को पकड़ के रखा है उसको छोड़ना चालू कर देगा, क्योंकि उसका तापमान कम होने से नमी को छोड़ दिया जाता है। आया समझ में। तो उसी को हम बारिश हो रहा है बोलते हैं। तो उसी में समझेंगे कि हमारे देश में कैसे कैसे बारिश होता है। आया समझ में। तो जलवायु का मतलब बता दो क्या होता है, ऐसी वायु जिसमें जल की मात्रा उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे। जलवायु से किसी भी स्थान का क्या डिसाइड होता है, तो तापमान
और वर्षा। क्या बताएंगे कि टेम्परेचर कब यहाँ ठंडी होगा, कब गर्मी होगा और कब बारिश होगा। ये सब चीज अपन जलवायु टॉपिक में समझेंगे। समझ आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा कि भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो ये लाइन आपको जहां मिले उसको टिक लगाना है। समझ आ पा रहा है कि भारत में कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। क्लियर है तक सबका? ये देखो, उष्णकटिबंधीय से हमको ये कंफर्म होगा कि भारत का स्थल जो है वो गर्म है कि ठंडा है। समझ आ पा रहा है? और मानसूनी से यह समझ आएगा कि भारत के स्थल के ऊपर किस प्रकार की हवाएं चलती है, उसको हम समझेंगे मानसूनी से। किससे समझेंगे? तो दो ये अलग अलग शब्द है, दोनों को मिला के एक ही नाम से जानते हैं। आया बस समझ में? तो दो शब्द क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला, उष्णकटिबंधीय एक अलग शब्द रहेगा और मानसूनी एक अलग शब्द है। तो दोनों स्थिति हमारे देश में है, इसलिए हम दोनों को मिला के बोलते हैं। कौन सी जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। समझ आ रहा है? तो दोनों शब्दों को एक एक करके समझते हैं कि क्या है। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? चलो, तो दोनों शब्दों को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय क्या होता है उसको समझना है। ठीक है, चलो। तो उष्णकटिबंधीय जो एरिया होता है उसको हम समझे। तो यहां देख सकते हो, ये जो बीच में जो लाइन है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा के नाम से जानेंगे अपन। ठीक है, ये कौन सी रेखा है अपन का? विषुवत। ये इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर में जो दिख रहा है, इसके जस्ट ऊपर में जो है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जो कितने डिग्री में होता है? तो 23.5 अंश में। कितने अंश में होता है? 23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। और नीचे जो रेखा आपको दिख रहा है ये हमारा है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये भी आपका भाई 23.5 अंश में होगा। कितने अंश में होगा आपका? 23.5 अंश में। ये भी हमारी कौन सी रेखा है? मकर रेखा। तो ये रेखाएं जो है, इसको नाम क्यों दिया गया? इसका कुछ ना कुछ रीजन है कि ऊपर में एक रेंज डिसाइड कर दिए जिसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। नीचे वाले क्या बोलते हैं? मकर रेखा। दोनों ही कितने डिग्री में है? और इसको इसलिए नाम दिया गया है, इसका मुख्य रीजन ये है कि जो भी सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत इन्हीं के बीच में ही पड़ेगा। इसके आगे जाएगा ना तो इसके नीचे जाएगा। समझ आ रहा है? ना तो इसके ऊपर जाएगा ना तो इसके नीचे जाएगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो कौन कौन सी रेखाओं के बीच एकदम स्ट्रेट पड़ता है, लंबवत? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ेगा समय के अनुसार। समझ में आ रहा है? कभी कर्क रेखा तरफ लंबवत पड़ेगा, कभी मकर रेखा तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इसके ऊपर जाएगा क्या? नहीं, 23.5 अंश के ऊपर नहीं जाएगा, ना तो 23.5 अंश के नीचे जाएगा। इसका रीजन भी है क्योंकि पृथ्वी आप सीधा देख रहे, सीधा नहीं है। पृथ्वी 23.5 अंश झुका हुआ है। पृथ्वी कितना डिग्री झुका है? इसलिए लंबवत किरणें इसी बीच में ही आपको मिलेगा। समझ आ रहा है? मतलब पृथ्वी कुछ कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5। तो कुछ इस प्रकार से इसका ऐसे झुकाव है नीचे तरफ। समझ में आ रहा है? तो सीधा जब सूर्य किरण आता है किसमें पड़ेगा? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही साल भर पड़ता है। और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, समझ आ रहा है, उधर हमेशा बर्फीला इलाका होता है, बर्फ जमा होता है। तो ये एरिया बस हमारा गर्म एरिया है। कौन सा एरिया है? गर्म। बाकी ऊपर का और नीचे का ठंडा एरिया है, उस जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधी है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, और इनके ऊपर और इनके नीचे ये होता है शीतोष्ण कटिबंधी। क्या होता है? तो देखो, हमारे भारत का स्थिति देखते हैं। भारत का जो एरिया है ये यहां से हम देखें ध्यान से, तो भारत का ये एरिया दिख रहा है, यहां से आपको जाएगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। यहां से आपको गुजरना होता है। आया बात समझ में? कर्क रेखा बीचों बीच से यहां से गुजर रहा है, मतलब ये ऊपर वाला लाइन। समझ में आ रहा है ना? तो कर्क रेखा हमारे भारत के इस स्टेट से गुजरता है। अब इसके ऊपर का जो एरिया है नियम अनुसार ये है हमारा शीतोष्ण। क्या बता दो? भारत का ऊपर का एरिया मैं भी समझाया कि वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कर्क रेखा के ऊपर क्या होता है? शीतोष्ण। कर्क रेखा के नीचे उष्ण। समझ आ रहा है? और उष्ण कहां तक जाएगा?
मकर रेखा तक पूरा गर्मी गर्मी इलाका होता है, क्योंकि सूर्य एकदम लंबवत पड़ता है तो गर्म क्षेत्र होता है। तो ऊपर का एरिया हमारा क्या है बता दो, शीतोष्ण, क्या है बता दो, और नीचे का एरिया उष्ण, नीचे का एरिया क्या है, उष्ण। तो नीचे का एरिया उष्ण है तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं, लेकिन भारत को तो हम पूरा उष्ण बोलते हैं, नहीं तो हमारा ऐसा होना चाहिए उष्ण, शीतोष्ण, मानसूनी जलवायु, ऐसे करके दोनों नाम मिलेगा रहे ना, क्योंकि दक्षिण भारत ऑटोमेटिक कर्क रेखा के नीचे है, इसलिए ऑटोमेटिक कौन सा क्षेत्र आएगा, उष्ण कटिबंधी। लेकिन ऊपर का क्या है, शीतोष्ण, ऊपर का क्या है, शीतोष्ण। लेकिन इसको हम पूरे विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जिसका कर्क रेखा के ऊपर का एरिया भी उष्ण है, पूरे विश्व में एकमात्र। कर्क रेखा के ऊपर भी हम क्या मानते हैं, उष्ण, क्योंकि हमारे यहां अगर बात करें ध्यान से तो इसमें ध्यान ये देना है मुख्य रूप से कि यहां पास जो एरिया है, यहां पास हमारा हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत, तो पढ़ा दिया हूं क्या, याद होगा सबको, कौन सी पर्वत है, हिमालय। अब हिमालय पर्वत करता यह है कि यहां पास आपका एक देश है साइबेरिया, कौन सा देश है, रूस वाले एरिया में आता है, रूस का ऐसा क्षेत्र जो एशिया में आता है, तो रूस का एशियाई भाग को साइबेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अब साइबेरिया से निकलता है ठंडी हवाएं जो विषुवत रेखा तरफ आने की प्रयास करती है, किधर आने का प्रयास करता है, लेकिन इसी बीच में यहां पास पड़ जाता है कौन सा, हिमालय पर्वत, कौन सा पर्वत, तो ये अगल बगल से ठंडा हो गुजर जाएगा, भारत तरफ नहीं आ पाता क्योंकि बहुत ऊंचा पर्वत है, समझ आ रहा है, इतना ऊंचाई हवा तय नहीं कर पाता और आसपास से निकल जाता है। तो हमारे यहाँ ठंडा पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए, ठंडा होना था, ऊपर का क्षेत्र क्या होना था, एकदम ज्यादा ठंड वाला होना था, लेकिन उतना अपेक्षा ठंड हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवा है उसको कौन रोक दिया, हिमालय पर्वत, कौन रोक दिया, हिमालय पर्वत रोक दिया, जिसके कारण हमारा कर्क रेखा के ऊपर का एरिया भी जितना ठंडा होना चाहिए वर्ल्ड के हिसाब से उतना नहीं है, समझ आ रहा है। इसलिए भारत के ऊपर का क्षेत्र भी हमारा कौन सा क्षेत्र मान जाएगा, उष्ण कटिबंधी आएगा, तो इसको हम मिटा सकते हैं, तो ऊपर भी हमारा कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, उष्ण कटिबंधी वाला एरिया आ जाएगा, ऊपर भी हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा, उष्ण कटिबंधी। समझ पा रहे, अपनी जल्दी बताओ, हाँ है ना, नियम के हिसाब से क्या होना था, शीतोष्ण, लेकिन है क्या, बाकी विश्व में और कहीं भी देश निकल जाओ कर्क रेखा के ऊपर पूरा शीतोष्ण है, भारत बस क्या है, उष्ण, कि ऊपर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को कौन रोक दिया, हिमालय पर्वत रोक दिया, इसलिए भारत का ऊपर का क्षेत्र भी क्या है, उष्ण कटिबंधी है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत पूरा उष्ण कटिबंधी एरिया में आता है। आया बात समझ में, तो यह है भारत को उष्ण कटिबंधी कहने का मतलब, आए कि नहीं समझ में, है ना। तो नियम अनुसार कर्क रेखा के नीचे ऑटोमेटिक उष्ण है, कर्क रेखा के ऊपर उष्ण नहीं था लेकिन फिर भी उष्ण बन गया, किसके वजह से, हिमालय पर्वत कौन सी हवा को रोक देता है, साइबेरिया से आने वाली अत्यधिक ठंड हवा को रोक देता है, मतलब ये एक प्रकार का कंबल का काम कर रहा है, इधर वाले को ओढ़ा के रखा है, ठीक नहीं, समझ आ रहा है ना, इसलिए इधर भी पूरा गर्मी क्षेत्र है। क्लियर है तक सबका, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा उष्ण कटिबंधी, ये पूरा लिखा रहता है, जो बोलता हूं इधर पूरा लिखे रहेगा, आपका समझ आ पा रहा है, हाँ ना, जैसे यहाँ लिखा है उष्ण क्षेत्र कहाँ, कर्क रेखा से मकर रेखा तक क्या होता है, उष्ण। दक्षिण भारत का क्षेत्र क्या होता है, उष्ण कटिबंधी। उत्तर भारत का क्या होना था, शीतोष्ण कटिबंधी, लेकिन हिमालय ठंडी हवा को रोक देता है, इसलिए उत्तर भारत भी कौन सी इलाके में आ गया, उष्ण वाले एरिया में आ जाता है। क्लियर यहां तक सबका, आगे बढ़े। चलो अब अपन आते हैं किसमें, मानसूनी में, किसमें आते हैं, मानसूनी क्या है उसको समझते हैं, ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं कि भारत में कौन सी जलवायु पाया जाता है, समझ आ रहा है। तो अब किसको समझेंगे, पूरा मानसूनी को समझते हैं। तो मानसून क्या होता है उसको पहले समझना ध्यान से। तो जैसे हम बात करें जलवायु के हिसाब से, हम बात करते हैं केवल ठंडी का और गर्मी का। बरसात तो वहां की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से डिपेंडेंट होता है, अगर पहाड़ वहाड़ है तो बारिश होगा, नहीं है तो नहीं होगा बारिश। तो वर्षा ऋतु हर एक क्षेत्र में अलग अलग स्थिति को अनुसार होता है, लेकिन ठंडी और गर्मी का कोई वैल्यू नहीं, जो हर जगह सेम होता है, समझ आ पा रहे हैं, है ना। और ये हम बात करते हैं कि भारत में जो गर्मी और ठंडी 6 महीने तक गर्मी मानते हैं और 6 महीने तक ठंडी मानते हैं, समझ आ पा रहे हैं, कितना कितना महीना, 6 महीना क्या होगा गर्मी और 6 महीना ठंडी।
अब बात आता है गर्मी कब मानेंगे। तो जब हवा, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये जो दिशा है इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम, क्या बोलते हैं भारत के हिसाब से। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, क्या बोलते हैं। तो ये उत्तर पूर्व हो गया, और ये क्या हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। तो याद आपको ये रखना है कि यदि हवा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चल रहा है तो उस समय हमारा होता है गर्मी का मौसम। कौन सा मौसम। तो हवा की दिशा कैसे रहेगी बता दो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जैसे इस प्रकार से चला तो कौन सा मौसम है आपको समझना है, गर्मी का मौसम। और 6 महीने तक हवा ऐसी चलेगा। 6 महीने तक हवा की दिशा कैसी रहती, जल्दी बता दो, जल्दी। किस क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक इस तरीके से हमारा हवा चलेगा। कौन से मौसम में बोलेंगे तो गर्मी को बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन से ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में। समझ आ पा रहा है। और ठंडी का मौसम का पता है, ठंडी का जो मौसम होता है उसमें हवा जस्ट उल्टा हो जाएगा। हवा कैसे चलेगा, फिर 6 महीने उल्टा चलता है। तो 6 महीने हवा कैसे चलेगा हमारा, देख लो, उत्तर पूर्व से किधर आएंगे, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक पूरा। अगर देश के ऊपर यदि हवा ऐसी चलती है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवा कौन से ऋतु में चलती है, शीत ऋतु में। तो मतलब 6 महीने हवा की दिशा अलग, फिर 6 महीना अलग होता है। समझ आ पा रहा है। तो अगर इस टाइप का हम कंडीशन देखते हैं हवाओं के लिए, मतलब सिंपल ये बोलेंगे कि ऐसी हवा जो ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा को पूर्णतः बदल ले, पूर्णतः क्या कर ले, तो ऐसी हवा को बोलते हैं मानसूनी हवा। क्या बोलते हैं, तो मानसूनी हवा की परिभाषा में क्या लिखा है समझ आ रहा है कि ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं के दिशा में परिवर्तन हो जाना, यह कौन सी हवा का क्वालिटी होता है, मानसूनी हवा। तो भारत के ऊपर यही देखने मिला। गर्मी के टाइम देखे तो दिशा अलग था हवा का, और जैसे ठंडी आया तो दिशा पूरा चेंज हो गया। समझ में आ रहा है। तो इसलिए भारत के ऊपर कौन सी हवा बहती है, मानसूनी हवाएं। कौन सी हवाएं, हर देश में हवाओं का अलग अलग क्वालिटी होता है, अलग अलग हवाओं के नाम होता है। ठीक है, भारत भूगोल अभी देख रहे हैं तो उसमें आपको समझना है कि भारत के ऊपर कौन सी हवा चलती है, मानसूनी हवा। भारत गर्म वाले इलाका है कि ठंड वाला, तो गर्म वाला, क्योंकि भारत क्या है, उष्णकटिबंधीय है, पहले समझ चुके। और भारत के ऊपर जो हवा चल रहा है वह कौन सी हवा चल रहा है, मानसूनी हवा। मानसूनी की परिभाषा बताओ क्या है, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, मानसूनी हवा। तो दोनों क्वालिटी अपन देखे भारत के ऊपर, इसलिए दोनों को मिला के अब क्या बोलोगे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत में क्या पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाएगा। क्लियर यहां तक सबका, हाँ कि नहीं। अब इसमें हम देखेंगे, एक बार देखेंगे ठंडी के समय की क्वालिटी, समझेंगे कि ठंडी के समय में कहां कहां बारिश होता है, इसको समझते हैं जलवायु में। और गर्मी के समय कहां कहां बारिश होता है उसको देखा जाता है। क्लियर है, हाँ कि नहीं। तो ये लाइन देख लो, समझ आ रहा है। मानसूनी जलवायु के बारे में पहला क्या लिखा है पढ़ो, ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में पूर्ण परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, मानसूनी हवाएं, मानसूनी हवाएं बोल सकते हैं। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कैसे चलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हवाएं चलती है। आया बात समझ में, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग इसके बाद शीत ऋतु के बारे में। किसके बारे में, शीत ऋतु में क्या कौन सी क्वालिटी होता है। ठंडी के समय में मौसम की यदि हम क्रियाविधि का बात करें तो ठंडी आता कब है, अगर हम जलवायु के हिसाब से ठंडी देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको समझना है कि भारत के दृष्टिकोण से पढ़ना है, ना कि अपने दल्ली राजरा के हिसाब से। ठीक नहीं, दल्ली राजरा के हिसाब से ठंडी गर्मी समझ रहे हो ना, लेकिन हम पूरा भारत को समझ रहे हैं तो भारत के हिसाब से सोचेंगे कि कब से कब तक गर्मी होगा और कब से कब तक ठंडी होगा। तो उसको समझना ध्यान से। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सूर्य की किरणें स्ट्रेट मतलब लंबवत कब कहां पड़ती है। ठीक है, तो हम चालू करते हैं विषुवत रेखा से। लाइन क्लियर है सबका। ये कौन सी रेखा है, कितना अंश, 23.5। क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि कर्क रेखा के संबंध में सत्य कथन बताइए, तो लाइन लिखे रहेगा
23.5 अंश उत्तरी गोलार्ध लिखा है तभी सही है, और 23.5 अंश दक्षिणी गोलार्ध लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है और उत्तरी गोलार्ध में, गोलार्ध मतलब गोला का आधा, गोलार्ध मतलब, तो गोला को दो भाग में कौन बांटता है, विषुवत रेखा, ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया उत्तरी गोलार्ध और नीचे का एरिया दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर में 23.5 में कर्क रेखा और नीचे में 23.5। तो सूर्य की किरणें 21 मार्च के दिन, 21 मार्च से स्टार्ट अपन करते हैं, 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। कौन सी रेखा पर, डेट भी पूछा जाता है कि विषुवत रेखा पर कौन से डेट में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो क्या बताओगे 21 मार्च। इसके बाद सूर्य की किरण कर्क रेखा की ओर जाना चालू करेगा, किधर जाना चालू करेगा, और धीरे धीरे जाते जाते समय हो जाता है 21 जून तक। कब का बात करें, तो 21 जून को सूर्य की किरण कहां ट्रेवल कर लेता है, कहां पहुंच जाता है, कर्क रेखा में पहुंच जाता है। समझ आ रहा है, तो ये हो गया 3 महीना मान लेते हैं। मार्च के बाद, समझ आ रहा है, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल मई जून, समझ में आ रहा है। तो 3 महीना ट्रेवल किया विषुवत रेखा से कहां जाने में, कर्क रेखा में जाने में। समझ आ पा रहा है। फिर वापिस आते आते लग जाएगा इसको 23 सितंबर, क्या लग जाएगा, और 23 सितंबर को फिर कौन से रेखा में लंबवत पड़ेगा, विषुवत रेखा में। तो फिर ट्रेवल किया 3 महीना नीचे, समझ में आ रहा, धीरे धीरे करके, है ना। तो ये हो गया टोटल 6 महीना। कितना महीना, 3 महीना ऊपर जाते और 3 महीना नीचे आते, तो टोटल कितना हो गया 6 महीना। 6 महीना तक पूरा सूर्य जो था वो उत्तरी गोलार्ध में था। कौन सा गोलार्ध में था, तो उस समय रहेगा उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम। कौन सा मौसम, समझ में आ रहा है। तो गर्मी का मौसम कब होता है, समझ पाए, 21 मार्च से चालू करेंगे और कब तक, 23 सितंबर तक। पूरा सूर्य किस गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कौन सा ऋतु, गर्मी ऋतु। कौन बोला, कहां है, ग्रीष्म ऋतु, ऋतु के हिसाब से बोलो कौन सा ऋतु। अब आएगा ट्रेवल नीचे तरफ जाने का, समझ में आ रहा है। अब 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर तक ट्रेवल करता है और पहुंच जाता है कौन सी रेखा में, मकर रेखा में। तो 3 महीना नीचे जाते तक लगेगा उसको, समझ में आ रहा है। और कहां तक जाके वापिस आएगा, मकर रेखा तक ही जाके वापिस आना, उसके नीचे वो नहीं जा सकता। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। अब दिसंबर में पहुंच गए कहां, मकर रेखा में, फिर वापिस आएगा तो मार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो फिर 3 महीना ऊपर जाएगा, कहां तक आने में, विषुवत रेखा तक आने में। तो 3 महीना नीचे जाने में और 3 महीना फिर विषुवत रेखा तक आने में। तो नीचे तरफ सूरज कितना रहता है, 6 महीना, नीचे तरफ भी कितना महीना, और ऊपर तरफ। तो देखो जब सूरज की किरण नीचे तरफ रहेगा, नीचे तरफ का मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस समय हमारे यहां रहेगा ठंडी का मौसम। कौन सा मौसम, समझ पा रहे हो। और सूरज की किरणें जब रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उस समय हमारे यहां रहेगा गर्मी का मौसम। कौन सा मौसम, तो गर्मी और ठंडी कब रहेगा, समझ पाए, जब सूर्य की किरणें कौन से गोलार्ध में हो, दक्षिणी गोलार्ध में, तो उस समय भारत में या उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों अपन बोल सकते हैं भारत में या तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी मौसम होगा, गर्मी का मौसम। और जब दक्षिणी गोलार्ध में हो तो उस समय हमारे यहाँ ठंडी का मौसम। कौन सा मौसम, ठंडी का मौसम आपका होगा। क्लियर यहां तक सबका, समझ पाए कि नहीं, जल्दी बताओ। तो फिर से आपको देखना, हम लोग अभी कौन सा मौसम का बात कर रहे हैं, शीत ऋतु। तो शीत ऋतु को हम चालू करेंगे 23 सितंबर से। कहां से चालू करेंगे, अभी विषुवत रेखा में है सूर्य की किरण, अब नीचे जाना चालू होगा और जाएगा आएगा, तब तक कितना टाइम हो जाएगा, 21 मार्च तक का लग जाएगा आने जाने में दक्षिणी तरफ। तो 23 सितंबर से कब तक, 21 मार्च के बीच में हमारे यहाँ होगा ठंडी का मौसम। कौन सा मौसम, अभी कौन सा माह चल रहा है, कौन सा माह चल रहा है बोलता हूं तो अक्टूबर इसी बीच में आएगा कि नहीं, तो ठंडी के मौसम के अंतर्गत हम लेंगे उसको। समझ में आ रहा है ना, समझ पाए कि नहीं। चलो एक बार इसी डिस्कस कर लो। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर कब रहता है, कर्क रेखा पर, पुनः विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर, मकर रेखा पर 22 दिसंबर। तो ये ट्रेवलिंग का डेट है,
पूरा सूरज का, समझ आ पा रहा है कि कब कहाँ कहाँ वो पहुंचता है। उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ कब ठंडी होगा और कब गर्मी होगा। तो सिंपल आप मंथ याद रखना, सितंबर से मार्च तक, सितंबर से मार्च तक कौन सा ऋतु अपने उत्तरी गोलार्ध में, ठंडी का ऋतु या शीत ऋतु हम बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े, चलो अब देखते हैं शीत ऋतु में, आगे हम देखते हैं। तो अब हम समझ के चल चुके हैं कि हमारे यहाँ शीत ऋतु लगने वाला है। क्या लगने वाला है? शीत ऋतु लगने वाला है। इसका मतलब यह है कि अभी सूरज यहां पास है। सूरज कहां पास है? 23 सितंबर वाली डेट में है और विषुवत रेखा में है। धीरे धीरे वो कहां जाएगा? नीचे, और धीरे धीरे नीचे जाते जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझना है। समझ आ पा रहा है कि हमारे देश में प्रभाव क्या पड़ता है? उसको यदि हम देखें तो इसको समझ सकते हो, ध्यान देना। जब शीत ऋतु लगने वाला होता है या लगने से पहले की स्थिति में बता रहा हूं कि आपको क्या याद रखना है। तो लगने से पहले ये जो हिमालय पर्वत है, इसके उत्तर में इस प्रकार से कुछ हवाएं चल रही होती है। ये हवा चलते रहता है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा में। कैसे चलता है बता दो? पश्चिम से पूर्व दिशा में। ये लेकिन मैं कब का पोजीशन बता रहा हूं आप लोगों को? अभी ठंडी लगने पर है, ऐसा वाला, समझ रहे हो ना? अभी पूरा ठंडी आया है क्या? नहीं, अभी ठंडी लगने वाला है। उस समय की स्थिति को मैं यहां दर्शा रहा हूं कि भारत के उत्तर क्षेत्र में, या सॉरी हिमालय के उत्तर में हम बात करें तो हिमालय के उत्तर में इस प्रकार से जो रेखाएं चलती है ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी दिशा कैसी होती है आपका? पश्चिम से पूर्व। ये हमारा कौन सी दिशा है? पश्चिम। इधर क्या मानेंगे? पूर्व। राइट हैंड साइड हमेशा क्या होता है? पूर्व नक्शे में। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसी हवा चलती रहती है। इस हवा को बोलते हैं पछुआ जेठ धारा। क्या बोलते हैं? पछुआ जेठ धारा, पछुआ जेठ धारा। क्लियर है सबका? तो आपको ध्यान रखना है। और ये स्थलखंड से लगभग, स्थलखंड जैसे होता है उससे लगभग 6 से 12 किलोमीटर के हाइट पर है। कितने हाइट पर चलता है ये? 6 से 12 किलोमीटर जो हाइट है, ऊंचाई है, किलोमीटर, इतना ऊंचा क्षेत्र में चलते रहते हैं। बात समझ आ रहा है? तो ठंडी अभी लगा नहीं है, उससे पहले की स्थिति हमारे देश में क्या होता है हवाओं को लेके, कि हिमालय के उत्तर में कौन सी हवा चलते रहता है? पछुआ जेठ धारा। स्थलखंड से कितना किलोमीटर हाइट में? 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह हवा चलता है। क्लियर है? अब धीरे धीरे करके सूरज की किरण दक्षिणी गोलार्ध में जा रहा है। अभी मैं बात कर रहा हूं कब का? 23 सितंबर का। अब ये धीरे धीरे सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, नवंबर, समझ रहे हो ना, दिसंबर, ऐसे करते करते नीचे जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो हवा है ये भी नीचे खिसकने लगता है। जो बोला समझ पाए? सूरज जैसे जैसे नीचे जाएगा ये भी हवा क्या होता है? नीचे खिसकने पड़ता है। ये जलवायु में क्वालिटी अपने भारत की स्थिति के हिसाब से। समझ आ रहा है? हाँ कि नहीं? तो पछुआ जेठ धारा जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होता है, क्या होता है? दक्षिणायन, समझ रहे हो ना? दक्षिण दिशा में जाते जाता है, वैसे वैसे पछुआ जेठ धारा भी दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। दोनों एक साथ ऐसे खिसकते हैं दरअसल। समझ आ पा रहे हैं? तो अब जैसे ये खिसकेगा तो इसमें क्या देखने मिलेगा उसको समझना। तो अभी हम क्या समझ चुके हैं कि सूरज की किरण कहां जा रहा है? दक्षिण गोलार्ध में। तो वैसे वैसे पछुआ जेठ धारा भी क्या होगा? दक्षिण की ओर खिसकेगा। दक्षिण की ओर खिसक के उसको सीधा सीधा बहना था, लेकिन वो सीधा सीधा नहीं बह पाता। इसका रीजन ये है क्योंकि बीच में आ गया हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? ये आ गया हमारा कौन सा पर्वत? अब हिमालय पर्वत का ऊंचाई इतना ज्यादा है कि उसको पार नहीं कर पाता। तो हिमालय पर्वत को उसको काट के आगे बढ़ना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो अब पछुआ जेठ धारा जो ऊपर तरफ से बह रहा था अब वो नीचे खिसक गया। अब नीचे खिसक गया तो उसको कौन सा पर्वत मिल गया? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? ऊपर तरफ बह रहा था, एकदम शांत बह रहा था, कोई पर्वत वगैरह नहीं था उसके ऊपर तरफ। समझ में आ रहा है? हाँ कि नहीं? नीचे जैसे आया तो हिमालय पर्वत मिल गया। अब हिमालय पर्वत मिलने के कारण क्या होगा? जैसे कि ये कुछ हवाएं, कुछ जो हवाएं हैं जो है उसी का, वो इसके ऊपर तरफ से बहना चालू कर देगा। ऊपर तरफ से बहना चालू तो करेगा। कुछ हवाएं क्या होंगी बता दो? हिमालय के उत्तर से ही बहते रहेंगे।
लेकिन कुछ हवा जो है नीचे खिसक के आ चुका है, तो अब हिमालय के दक्षिण क्षेत्र से बहना चालू करेंगे। हिमालय के क्या बता दो, दक्षिण क्षेत्र से बहना क्या कर देते हैं चालू। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। हिमालय के किस क्षेत्र में बहना चालू करेंगे, तो ये जो हवा जो आ रहा था कितने भागों में डिवाइड हो गया, 2 भागों में। ये हवा कितने भागों में, 2 भागों में से डिवाइड हो गया। कौन से पर्वत के कारण, हिमालय पर्वत के कारण। समझ आ पा रहा है। तो ये पोजीशन कब आया, जब हमारे यहाँ ठंडी का मौसम लगने वाला था, सितंबर का महीना चल रहा था, तो उस समय हवा ऊपर चल रहा था। अब सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर के आते आते हवा नीचे आ गया। अब नीचे जैसे आ गया तो हवा, कुछ हवा हिमालय के उत्तर में बहेगा और कुछ हवा हिमालय के दक्षिण में बहेगा। समझ आ पा रहा है। लेकिन पछुआ जलधारा की कौन सी शाखा भारत में प्रवेश करता है, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी शाखा। कौन सी शाखा, दक्षिणी शाखा। ये भारत में क्या करेगा, प्रवेश। तो क्वेश्चन यहीं से पहले आता है कि पछुआ जलधारा की कौन सी शाखा उत्तर भारत के मैदानों में बहता है। ये उत्तर भारत का मैदान है, तो उत्तर भारत के मैदान में पछुआ जलधारा की दक्षिणी शाखा बहेगी। क्या बहेगी, पछुआ जलधारा की दक्षिणी शाखा बहती है, याद रखना है। क्लियर है सबका। तो वही लाइन यहां लिखा, देख लो। सूर्य जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध में जाता है वैसे वैसे पछुआ जलधारा दक्षिण की ओर खिसकने लगता है और कितने भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक को हम क्या बोलेंगे, पछुआ जलधारा की कौन सी शाखा है, उत्तरी शाखा। ये हमारा कहला जाएगा उत्तरी शाखा। और नीचे क्या होगा हमारा, दक्षिणी शाखा। पछुआ जलधारा की कौन सी शाखा है, दक्षिणी शाखा अपन बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक सबका, है ना। चलो, तो कुल मिला के हमारे ठंडी के समय उत्तर भारत में कौन आ चुका है, पछुआ जलधारा की दक्षिणी शाखा आ चुका है। समझ आ रहा है। और ये हवा इधर बहुत दूर से चलते चलते आ रहा है। अगर हम बात करें ग्लोब में, तो ये हवा बहुत दूर से ट्रेवल करते हुए ये आ रहा है। तो इसी बीच में देखो इसको बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ भारत में जब वो हवा आया, तो ये जो हमारा जो यूरोप महाद्वीप ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे क्या है, छोटे छोटे सागर वगैरह है। समझ आ रहा है। और उन सागर से हवा से गुजरते अपन के भारत में आ रहा है ना। तो अब कुछ कुछ सागरों के मैं नाम बताऊंगा, उसको ध्यान देंगे सब लोग। वहां से ये नमी ग्रहण करेगा, और नमी को ग्रहण करेगा तभी हमारे यहाँ बारिश होगा। जब तक हवा नमी नहीं ग्रहण करेगा किसी भी सागर के ऊपर से, तब तक बारिश होगा क्या, नहीं। तो ये इस प्रकार से बहते बहते आता है, तो कुछ सागरों से नमी ग्रहण करेगा और उत्तर भारत में बारिश कराएगा। क्या कराएगा, बारिश। तो अगर क्वेश्चन है शीत ऋतु में बारिश कहाँ होता है भारत में, तो बताओगे उत्तर भारत के मैदान में। ठंडी के समय कहाँ बारिश होता है, उत्तर भारत के मैदान में होता है। तो उसको हम देखते हैं ध्यान से। तो अभी आप लोग समझ चुके हो, यहां पर हम देख चुके हैं कि हवा दक्षिण गोलार्ध दक्षिण तरफ आ चुका है, और ये कहां कहां आपका एंटर करेगा। तो ये हमारा कौन सा है बता दो, जम्मू कश्मीर। क्या है बता दो, जम्मू कश्मीर के बाद ये आएगा कहाँ, हिमाचल। हिमाचल के बाद उत्तराखंड, नेपाल तरफ देखने मिलेगा, उससे अपन को मतलब है नहीं अभी। इसके अलावा यही हवा देख लो और कहाँ एंटर करेगा, पूरा हमारे यहाँ 3 स्टेट ये हो गया। इसके नीचे अपन बात करें तो ये कौन सा है, पंजाब, ये वाला हरियाणा, ये वाला उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद ये है बिहार। कौन सा एरिया है, यहां तक की हवाएं इस प्रकार से ट्रेवल करता है। यहां तक क्लियर है सबका, है ना। तो वही जो हवा अपन देखे थे, जो पछुआ जलधारा 2 भागों में बढ़ चुका था, वही हवा अब उत्तर भारत के कुछ कुछ राज्यों में चल रहा है ठंडी के समय में। कौन से समय में, क्योंकि नीचे ठंडी के मौसम आ रहे हैं ना, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करते करते ठंडी का मौसम आ जाता है, और उत्तर भारत में इस प्रकार से हवाएं चलने होती है। और ये हवा देख लो कौन कौन से सागरों से नमी ले लेता है। तो जहां से वो आ रहा था उसी बीच में उसको पड़ा भूमध्य सागर। क्या पड़ा, अब वर्ल्ड ग्लोब विश्व भूगोल पढ़ाता है तो सबको दिखाता है कहाँ कहाँ है। अभी हम भारत भूगोल पढ़ रहे हैं, तो केवल नाम याद रखना। समझ में आ रहा है। तो देखो ध्यान से, कहाँ कहाँ से नमी ग्रहण करेगा, भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, ये प्रमुख 3 चीज लिख दिया। इन्हीं सब सागरों में जो चक्रवात उठते हैं, चक्रवात का मतलब ये होता है 2 विपरीत स्वभाव की हवाएं जब आपस में टकराती है, तो वह जो बवंडर का रूप धारण करती उसी को चक्रवात बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
और चक्रवात हमेशा ऊपर उठने स्टार्ट होता है समुद्रों में। तो उसी चक्रवात को, जो शीतोष्ण चक्रवात उठा था, कहाँ बता दो? इन सभी जगह, इन सभी सागरों में जो क्या उठा था बता दो? शीतोष्ण चक्रवात। इसको अपने साथ ला लेता है कौन? ये हवा। अपने साथ उठा के ला लिया, चलो मेरे साथ करके, समझ में आ रहा है? और कहाँ ला लिया? भारत। कहाँ ला लिया? और भारत में टकरा जाएगा हिमालय पर्वत से। कहाँ टकराएगा? तो उसी को अब नया नाम से जानते हैं, उसी को हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। क्या नाम दे दिए? जब तक सिंपल हवा चल रहा था तब तक पछुआ जलधारा था, तब तक क्या नाम था? लेकिन जैसे ही शक्तिशाली हो गया, हवा शक्तिशाली होने का मतलब उसके अंदर नमी आ जाना। क्या हो जाना? मतलब उसमें क्षमता आ गया बारिश कराने का। समझ आ रहा है? तो ये शीतोष्ण चक्रवात को अपने साथ ला लिया। कहां कहां से उठा के ला लिया बताओ? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो इन सब सागरों से चक्रवात को उठा के अपने यहां ला लिया। तो अब उसी हवा का नाम हम चेंज कर देंगे। अब इन्हीं सब हवाओं को मैं क्या बोलूंगा? पश्चिमी विक्षोभ। क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानेंगे। क्लियर है सबका यहां तक? है ना? क्या नाम से जानेंगे? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से हम जानते हैं। और इस पश्चिमी विक्षोभ से क्या होगा? तो पश्चिमी विक्षोभ में जो पहाड़ी वाले जो इलाके होते हैं वहां होगा आपका बर्फबारी। क्या होगा बता दो? तो बर्फबारी देखो कहां कहां करवाएंगे अपन। तो सबसे पहले करवाएंगे जम्मू कश्मीर में। कहां करवाना है? दूसरा हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। कल मैच हो रहा था यहीं, देखियो मैच। चलो कौन जीता? जीतना ही था, ठीक। चलो तीसरा ये आपका उत्तराखंड। तो इन सभी जगह होता है बर्फबारी। एकदम जाओगे तो बर्फबारी होगा ठंडी के समय में। तो हमें ये लगता है कि ठंडी का मौसम है करके बर्फबारी हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठंडी के समय में यहाँ कौन आता है? पश्चिमी विक्षोभ, दूर से एकदम, वो बर्फबारी कराता है। तो जब भी उत्तर भारत में जाओगे ठंडी के समय, तो आपको अगर बर्फ देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। यहां जाओगे तो क्या मिलेगा? बर्फबारी देखने मिलता है। समझ आ रहा है? लेकिन इसके अलावा हम बात करें कि आप अगर आगे कहां बता दो? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी यूपी। देख लो, फिर से देख लो, क्या कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सॉरी, और पश्चिमी बिहार। कौन सा बिहार? बिहार के आधे एरिया तक आता है जब तक उसका नमी खत्म हो जाता है। मतलब टंकी जो है पानी को खत्म हो गया है। समझ आ पा रहा है? कहां तक लाके छोड़ पाया? पश्चिमी बिहार तक लाके छोड़ पाया। तो यहां होता है जल बूंदों के रूप में बारिश। किस रूप में? एकदम ज्यादा ठंडा था तो उसको पहाड़ में छोड़ दिया, बर्फबारी करा दिया। जो कुछ बचा कुचा था पानी उसके पास, उसको यहाँ जल बूंद के रूप में छिड़क दिया। समझ आ पा रहा है? तो ये आपका जो एरिया आ गया कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, इसी में दिल्ली भी बीच में पड़ जाएगा, दिल्ली वगैरह। समझ में आ रहा है? इसके अलावा यूपी और पश्चिमी बिहार, इन सभी जगह होगा जल बूंदों के रूप में बारिश। आ रहा समझ में? तो यहां से एक क्वेश्चन ज्यादा बार आता है कि शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो बर्फबारी होगा या जल बूंदों के रूप में जो बारिश होगा वह किससे होता है? तो आपको ऑप्शन में ये नाम जरूर मिलेगा। ऑप्शन में क्या लिखे रहेगा? पश्चिमी विक्षोभ। क्या लिखे रहेगा? और ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है समझ पाए? इसी का नाम पहले हम क्या देखे थे? अरे भाई पछुआ जलधारा। क्या देखे थे? देखो पहले इसका नाम क्या था? पछुआ जलधारा। ठंडी का मौसम चालू हुआ तो ये बढ़ गया दो भाग में। कितने भागों में? अब दो भाग में बढ़ गया। धीरे धीरे समय बीतते गया, ठंडी का मौसम आते गया। समझ में आ रहा है? तो ये सब कहां कहां से नमी ले लिया? भूमध्य सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, ये सबसे नमी ले लिया। और वहां उठने वाला क्या बता दो? शीतोष्ण चक्रवात को अपने साथ ला लिया और उन सभी राज्यों में क्या करा दिया? बारिश। हाँ, इसमें और भी लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये भी यहाँ और आ जाएगा। काला सागर भी आता है, बहुत सारे सागर से लेता है। मैं कुछ एग्जाम्पल बस लिखा हूँ, उसमें और भी होंगे। क्या वो बीच में जितना जगह पड़ेगा ना सबसे नमी लेते जाते हैं उन लोग। समझ में आ रहा है? तो उसको आपको ध्यान देना है। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? आगे बढ़े। तो ये हो गया ठंडी के समय का पहला क्वालिटी भारत का। क्लियर है? तो ठंडी के समय बारिश कहाँ होता है जल्दी बताओ? उत्तर भारत के मैदान में। किससे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। क्लियर है सबका? हाँ कि नहीं? अब ठंडी के समय का देखते हैं दूसरा क्वालिटी। ठीक है? ठंडी के समय और हमारे देश में क्या होने वाला है। ठीक है? पहला चीज क्लियर है कि नहीं जल्दी बताओ? हाँ है ना?
चलो, तो ठंडी के समय का पहला बातचीत हो गया। ठंडी के समय बस दो ही क्वालिटी बस पढ़ना होता है, एक पश्चिमी विक्षोभ को पढ़ते हैं जिससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, दूसरा क्वेश्चन दिखने मिलेगा उत्तर पूर्वी मानसून। क्योंकि ठंडी के समय क्या चलता है, यहां अपन देखे थे, ध्यान देना, शुरू में बताया था आप लोगों कि ठंडी के समय जो बारिश हवा जो होता है कैसे चलता है। तो देखो ध्यान से, मैं लिखा था कि गर्मी के समय हवा कैसे चलता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। पहले वाले क्या मानसून बोलते हैं। और ठंडी के समय हवा कैसे चलता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोलेंगे, तो नाम फर्स्ट वाले के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, समझ आ रहा है। तो ठंडी के समय हमारा क्या चला, उत्तर पूर्वी मानसून क्या चलता है। तो वही यही लिखा हूं मैं कि शीत ऋतु में सेकंड क्वालिटी देखने मिलेगा कि भारत में क्या चल रहा है, उत्तर पूर्वी मानसून। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून हम देखे थे, तो यहां पर अपन दिशा बना लेते हैं। ये हमारी इधर कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। इधर क्या है बताओ, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है। अब इधर जो हम हवा देखेंगे, ध्यान देना, तो हवा जो होगा कुछ इस डायरेक्शन में देखो चल रहा है ना, कुछ इस डायरेक्शन में हमारा हवा पूरा चल रहा है। क्लियर है सबका यहां तक। लेकिन अब यह हवा हमारे यहां बारिश नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा, क्योंकि ये किसी भी महासागर या सागर के ऊपर से नहीं बह के आया है। क्योंकि ऊपर तरफ देखेंगे तो पूरा है स्थल खंड, क्या है बता दो, पहाड़ वहाड़ सब चीज, लेकिन समुद्र महासागर वगैरह नहीं है ऊपर तरफ। तो ये उत्तर पूर्वी मानसून हमारे लिए लाभदायक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ क्या नहीं करवाता, बारिश। क्योंकि हर एक चीज बारिश पर डिपेंडेंट होता है। इकोनॉमी पढ़ोगे तो, कृषि जब पढ़ते हैं तो उसमें समझना है कि भारत का लगभग 50% से ऊपर जो किसान है वो मानसून पर निर्भर होते हैं। किस पर निर्भर, जब यहाँ पानी गिरेगा तभी उनका कुछ फसल उगेगा, और नहीं जिस साल पानी नहीं गिरा उस साल उनका फसल बर्बाद हो जाता है। आए समझ में। तो कुल मिला के हमारा जो देश का कृषि जो है वो मानसून पर डिपेंडेंट है। तो ये अगर इधर से भी बारिश हो जाता, तो बारिश अधिक होता तो हम लोग अच्छे से खेती किसानी कर पाते। समझ आ पा रहे हैं। लेकिन इधर से बारिश हो रहा है क्या, नहीं। कारण बताओ क्यों बारिश नहीं होता उत्तर पूर्वी मानसून से, इसका रीजन क्या है। क्योंकि ये हवाएं कहां से आ रही है, स्थल खंड से। कहां से आ रहा है, और स्थल खंड से आने के कारण ये बारिश नहीं कराएगा। लेकिन एक जगह ऐसा है जहां इन लोग बारिश करवाएंगे, क्योंकि भाई हमको कुल मिला के समुद्र सागर मिलना चाहिए। तो कुछ हवा इस प्रकार से आपका बहते बहते आपका यहां पास है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी से जो हवा ऊपर से आ रही है, तो इनको मिल जाता है नमी। इनको क्या मिल जाएगा, इधर वाले को नमी मिला क्या, नहीं, लेकिन इधर वाले को नमी मिल जाएगा। और इनको जब नमी मिल चुका है, कौन सी खाड़ी से नमी मिला, बंगाल की खाड़ी से क्या मिला, नमी। तो नमी मिलने के कारण इन लोग जो बारिश कराएंगे इधर वाली जो हवा, तो यहां पास हमारा तमिलनाडु में है कोरोमंडल तट। कौन सा तट, तमिलनाडु में कौन सा तट, कोरोमंडल। पहले से बता चुका हूं, तट पढ़ चुके हैं ना, इधर कोरोमंडल तट, इधर मालाबार तट, पहले समझाती हूं। तो कोरोमंडल तट से इन लोग टकराएंगे और यहां बारिश कराएंगे। उस समय मौसम रहता है नवंबर दिसंबर के आसपास। तो नवंबर दिसंबर के समय, ठंडी के समय यहां बारिश होगा। कहां, दक्षिण भारत में एक ही जगह बारिश, उत्तर भारत में पूरा बारिश ही हो रहा है। समझ आ रहा है। लेकिन दक्षिण भारत में केवल एक जगह बारिश होगा, और कौन से तट पर, कोरोमंडल तट पर। कौन, इसका माह भी पूछा जाता है, नवंबर दिसंबर। क्या बताओगे कि दक्षिण भारत में नवंबर दिसंबर के माह में या ठंडी के समय में कहां वर्षा होती है, तो किसमें टिक लगाओगे, कोरोमंडल तट में बताना है। तो ठंडी के समय का दो क्वालिटी बस पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। पहला क्या देखते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो बारिश कराएगा उत्तर भारत के मैदानों में। कहां कहां बर्फबारी कराता है बताओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। कहां कहां जल बूंद के रूप में बारिश, पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिमी बिहार, साथ ही दिल्ली पूरा कवर हो जाएगा क्योंकि केंद्र शासित में। आया समझ में। इसके अलावा दक्षिण भारत में इसके अलावा शीत ऋतु में और कहां बारिश होगा, तो बताओगे कोरोमंडल तट में। कहां होगा, लेकिन यह किससे होता है,
उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा मानसून? लेकिन इसी को हम आगे और पढ़ेंगे एक बार, जिसको बोलेंगे लौटता मानसून। क्या बोलते हैं? मानसून क्या है? लौट रहा है। मानसून आता इधर से है और फिर वो लौट के चले जाएगा, जिसको हम और क्या बोलेंगे? लौटता हुआ मानसून के नाम से जानेंगे। क्लियर है यहां तक सबका? हाँ कि नहीं? तो ये हम पूरा देख चुके हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि बस यहीं तक पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? बस दो ही क्वालिटी याद रहेगा सभी को ना। अब इसके बाद जो आएगा उसको हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु? अब देखेंगे गर्मी के समय का, कि ग्रीष्म ऋतु में मौसम की जो क्रियाविधि है उनको हम समझेंगे, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। 5 ही मिनट बचा है। समझ में आ रहा है? इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि कैसे कैसे बनाएंगे इसको। आ रहा है समझ में कि गर्मी के टाइम का क्या क्वालिटी होगा, और हमारे यहाँ जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको आने का मेन कारण क्या है, क्यों आते हैं उन लोग, उसको पूरा समझेंगे। और कहाँ कहाँ बारिश कराते हुए वो आगे बढ़ता है। आए समझ में? है कि नहीं? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे? ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु क्लियर है सबका? बस एकदम समझेंगे, एकदम छोटा सी चीज है, लेकिन जलवायु बस लाइनों को पढ़ोगे तो बहुत लंबा लंबा लिखे रहता है, समझने में बस छोटा छोटा चीज है ये। क्लियर है सबका? चलो, तो नेक्स्ट जो चीज है उसको अगले क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है? आ रहा समझ में? नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है फिर।